Hello students, welcome to the class. So how are you? I hope last class what lecture was you understood very well, and last lecture was about the types of crystalline solids. As you know, the crystalline solids are different four types. Okay, so in this lecture we will discussing about crystal lattice and unit cell. ये नया टॉपिक है हमारा जिसमें हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं क्रिस्टल वर्ड का मतलब यहाँ पे क्रिस्टलाइन से है, ठीक है, मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट से है, और लैटिस को हम एक्सप्लेन करेंगे और यूनिट सेल को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लैटिस, एक्चुअली लैटिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंज होते हैं, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इन स्पेस, हम उसको क्या बोलते हैं, लैटिस। लैटिस का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, एटम्स, मेटल्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन उनका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो कहलाता है, जो उनका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है इन स्पेस, हम उसी को बोलते हैं लैटिस। लैटिस एक ब्रॉड जो है एक पोजीशन है जिसमें रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। रिपीटेटिव अरेंजमेंट मतलब कि पार्टिकल्स अरेंज होते जाते हैं स्पेस में थ्री डायमेंशनली, और हम वहाँ पर बोलते हैं कि लैटिस, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जिस घर में आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस घर को एग्जामिन करिए, ठीक है। आप देखेंगे पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो छोटे छोटे रूमों से मिलकर बनी हुई है, और हर एक रूम का जो वॉल है वो भी छोटे छोटे ब्रिक से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अगर इस पूरे के पूरे बिल्डिंग को बोलें तो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है छोटे छोटे ब्रिक का रिपीटेटिव अरेंजमेंट है, क्योंकि उसी छोटे छोटे ब्रिक से हमारे वॉल बनते हैं, उस वॉल से एक रूम बनता है, और एक रूम से कई सारे रूमों के मिलने से पूरा का पूरा बिल्डिंग बन जाता है, पूरा का पूरा घर बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो लैटिस है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, पूरा का पूरा घर है, ठीक है, क्योंकि उसमें इस छोटे छोटे जो कंस्टिट्यूएंट है ब्रिक वो रिपीट हुए हैं, और उनके एक रेगुलर अरेंजमेंट से, ध्यान रखिएगा, ब्रिक जो है वॉल में रेगुलरली ही अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी वॉल में हम जो ब्रिक है इरेगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ब्रिक का इन द वॉल, एंड दैट वॉल मेक अ रूम, एंड द डिफरेंट रूम्स, अ डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स together make a big house or building. So the lattice stand for a big building, ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का बड़ा घर है वो, जिसमें छोटे छोटे कमरे होंगे, छोटे छोटे ब्रिक होंगे, ईंट होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो क्या कहलाएगा, लैटिस। आप उसको स्मॉलेस्ट डिवीजन में लेके जाइए। स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब कि आखिर छोटे से छोटे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से मिलके ही बड़ा सा बड़ा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बनता है। मतलब जो ब्रिक है, अगर मैं ब्रिक को सबसे स्मॉलर मानूं, सबसे स्मॉलेस्ट मानूं, तो आपको पता है जो ब्रिक है, ईंट है, वो भी 3D होता है, वो भी क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, उसके भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं, ठीक है। तो अगर थ्री डायमेंशनल होता है ब्रिक, तो एक छोटा सा ब्रिक को हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन, किसका, पूरी की पूरी बिल्डिंग का, मतलब लैटिस का, ठीक है। तो इस ढेर सारे ब्रिक से मिलके बनता है लैटिस, और वो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उस लैटिस का वो कहलाता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब लैटिस का यूनिट। आखिर उस लैटिस, जो लैटिस बड़ा सा लैटिस है, वो किससे बना हुआ है। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थ्री डायमेंशनल होता है, जिसका अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल होता है, वहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो होता है यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल में ढेर सारे पोजीशन होते हैं जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को पोजीशन करता है या प्लेस करता है, ठीक है। हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे, और मैं सबसे सिंपलर फॉर्म यहाँ पे एग्जांपल में लिया हूँ, ठीक है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के ये यूनिट सेल हो सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसके पहले कि मैं यहाँ पे टॉपिक पे दिखाऊं, मैं आपको बता दूं,
जितने भी तरह की बिल्डिंग आपके चारों तरफ हैं, सारी बिल्डिंग का जो शेप होता है, सारे बिल्डिंग का जो एक क्या नाम है तरीका होता है, वो एक जैसा नहीं होता। आपको पता है सारी बिल्डिंग देखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें जो स्मॉलर डिवीजन है, जो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है ब्रिक, वो एक ही जैसा होता है। मतलब ब्रिक का शेप सारे तरह की बिल्डिंग में कॉमन है, के बाद भी अलग अलग बिल्डिंग हमारे चारों तरफ पाई जाती है, जिसका शेप और साइज अलग होता है। ठीक है, मैं साइज पे नहीं जाऊंगा, मैं शेप की बात कर रहा हूँ। देखने में अगर बिल्डिंग अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो अरेंजमेंट है, जो ब्रिक का अरेंजमेंट है, वो वेरी कर गया होगा। जो ब्रिक का अरेंजमेंट है वो वेरी किया होगा, लेकिन ब्रिक अपने आप में क्या होता है, कॉमन होता है, एक जैसा होता है। इसका मतलब कि वहां पर जो ब्रिक का अरेंजमेंट होता है एक जैसा होता है। इसका मतलब यूनिट सेल में थोड़ा वेरिएशन होता होगा। यूनिट सेल एक जैसा है, बट यूनिट सेल में वेरिएशन होने की वजह से अलग अलग तरह का लैटिस का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो अलग अलग तरह के देखने में लगते हैं, उसमें यूनिट सेल के वेरिएशन की वजह से ऐसा होता होगा, क्योंकि वही स्मॉलेस्ट डिवीजन है। यूनिट सेल ही डिसाइड करेगा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा जो है, कितने अजीब अलग अलग तरह का लैटिस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यूनिट सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला प्रीमेटिव और दूसरा सेंटर्ड। प्रीमेटिव का मतलब होता है जो सबसे स्टार्टिंग में, जो सबसे बेसिक होता है, जो सबसे पुराना होता है। ठीक है, जो सारे तरह के यूनिट सेल का बेस होगा, हम उसे बोलेंगे प्रीमेटिव। और सेंटर्ड, जैसे कि नाम पे लग रहा है कि यहाँ पर दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी दूसरे सेंटर को ऑक्यूपाई करेंगे। सेंटर्ड का मतलब कहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, बॉडी, फेस या एंड। आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट सेल जिसको हम मेजरली दो तरीके से डिवाइड करते हैं, प्रीमेटिव और सेंटर्ड में, वो फर्दर सेंटर्ड डिवाइड होता है बॉडी में, मतलब बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो प्रीमेटिव सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है, ठीक है, जो हर तरह के लैटिस का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन उस प्रीमेटिव में थोड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन के वेरिएशन से अलग अलग तरह का सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है। ठीक है, अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, जिससे अलग अलग तरह का सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। बॉडी, फेस और एंड की मैं बात कर ही रहा हूँ, मैं अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, और हम यूनिट सेल की काउंटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा था आपको, प्रीमेटिव जो सबसे पुराना है, उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे जनरल स्ट्रक्चर बनाया है क्यूब का। वैसे तो और भी तरह के होते हैं, लेकिन क्यूब का सबसे आसान और जनरल स्ट्रक्चर में बना के रखा हूँ। क्यूब में आप देख पा रहे होंगे, ये जो सर्किल मैंने किया हुआ है, ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट है असल में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है। मतलब सारे कॉर्नर पर, आपको पता है क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स वाले क्यूब पर मैंने दिखाया है कि सारे कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हुए हैं। मतलब प्रीमेटिव में, जिसको सिंपल भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पर ऑक्यूपाई करते हैं। सारे 8 कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और हम इसे बोलते हैं प्रीमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ सेंटर्ड पर होते हैं, कॉर्नर पर, मतलब कॉर्नर पर सिर्फ ऑक्यूपाई करते हैं और कहीं नहीं। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, और इस 8 कॉर्नर पर सारे पोजीशन पर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं। और इसके रिपीटिशन से, मतलब कि अगर इस तरह का यूनिट सेल हम कई बार रिपीट करें, तो रिपीट होते होते वो क्या बना लेगा, लैटिस का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, तो हम उसे बोलेंगे सिंपलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर ऑक्यूपाई किए हैं, कहाँ पर, सिर्फ कॉर्नर पर। तो ये पहला हुआ प्रीमेटिव या सिंपलर यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम्स हो सकता है या मेटल्स हो सकता है, ये चारों सिर्फ कॉर्नर पर ही ऑक्यूपाई करते हैं।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि सेंटर्ड का मतलब क्या है। सेंटर्ड का मतलब क्या है, एक डायग्राम है, मैं इसी से सारे तरह की डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, दिखाता हूं मैं, देखिए इसको। देखिए, अब सेंटर्ड का मतलब है कि यहां पर मैं छोटे छोटे डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको देखते जाइए। डायग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं अभी सबसे सिंपलर क्यूब का स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझाने में आसानी हो और क्यूब बनाना भी आसान होता है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है। आपके सिलेबस में भी सिर्फ क्यूब वाले स्ट्रक्चर ही बनाने हैं। ठीक है, दो बना लिया मैं, एक हो जाएगा बॉडी के लिए, फेस के लिए, और एक मैं बनाऊंगा एंड के लिए, एंड सेंटर्ड के लिए। तो मैंने तीन स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये सबसे आसान वाला हो गया, सिंपल वाला, SCC। ठीक है, SCC सिंपलर क्यूबिक सेल, या इसको PCC बोलते हैं, प्रीमिटिव क्यूबिक सेल। अभी मैं यूनिट सेल को क्यूब वाले स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। ठीक है, SCC हो गया। दूसरा को देखिए, दूसरे के लिए मैं कह रहा हूं बॉडी सेंटर। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स कॉर्नर को हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि वो सबसे बेसिक है, सबसे प्रिमिटिव है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी कॉर्नर को हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं। लग रहा मैंने बॉडी बोल दिया था। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर को हमेशा ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पर सब जगह कॉर्नर पे पार्टिकल्स को मैं ऑक्यूपाई करके दिखा रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं आप? ये देख पा रहे हैं? इस समय सारे क्यूब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे कॉर्नर को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अब बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में ऑक्यूपाई करते हैं। बॉडी क्या होती है? बॉडी कौन सी जगह है? जैसे ये रूम है, जिस रूम में हम लोग इस समय हैं, इस रूम का इस स्पेस में जो सबसे मिडिल का प्लेस है, हम उसे बोलेंगे बॉडी। बॉडी का मतलब होता है सारे फेस का सेंटर। मतलब सारे फेस से अगर हम लोग कोई प्लेन या एंगल पास करें तो पूरे रूम के बॉडी में जहाँ पर वो सेंटर्ड होगा, हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का पार्टिकल कहीं भी किसी भी तरह के, ठीक है, फेस के सारे फेस के क्या होता है? सेंटर में होता है, तो हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर। यहाँ दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ये पूरे यूनिट सेल के क्या है? बॉडी में प्लेस किया गया है। हम इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड या BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, उसके अलावा फेस सेंटर्ड का मतलब आपको पता है कि 6 फेस होते हैं। किसी भी क्यूब का या 3D स्ट्रक्चर का 6 फेस होता है। तो 6 फेस का, हर फेस का सेंटर ले लीजिए। जैसे कि ये रूम, ये जो वाल है, इसका एक सेंटर होगा, ऐसे नीचे एक सेंटर होगा, एक इस वाल का सेंटर होगा, एक इस वाल का सेंटर होगा, है ना, और एक पीछे भी सेंटर होगा, और एक आगे भी सेंटर होगा। हम इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है कि किसी दो फेस पर, किसी दो एंड में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को पोजीशन करता है, जैसे कि ये, हम इसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ECC, एंड सेंटर्ड। थोड़ा इसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसको,
मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूं, समझते जाइए। सिंपलर क्यूबिक सेल, सिंपलर क्यूबिक जो सेल है उसमें, या प्रिमिटिव जो क्यूबिक सेल है उसमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है, पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है और बनाता है सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपलर। सारे 8 कॉर्नर को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा नंबर जो है बॉडी सेंटर्ड है, जिसमें पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा पूरे के पूरे यूनिट सेल का जो सेंटर होता है उसको ऑक्यूपाई करता है। यूनिट सेल का सेंटर सारे फेस के, अगर सारे फेस से हम लोग यहाँ पे एक प्लेन पास करें, सारे फेस से एक प्लेन पास करें, तो वो प्लेन जहाँ पे फोकस होगा, जहाँ पे सेंटर्ड होगा, हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। और उसके लिए मैंने ये बना के रखा है बॉडी सेंटर्ड, और बोलते हैं BCC, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड या BCC, किसी भी यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड कितना होगा, 1 होगा, बस कितना होगा, 1 होगा। तीसरा नंबर है, मैंने बनाया है फेस सेंटर्ड। आपको मैंने जैसे कि कहा कि यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपना रूम ले लीजिए, आप अपने रूम में देखिए 4 वाल हैं और एक क्या है, एक आपका क्या नाम है, रूफ और आपका सरफेस, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे 2 हो गए और चारों जो वाल हैं मिला के 6 फेस हो गए। ये 6 फेस का, सारे फेस को आपस में देखेंगे तो सारे फेस आपस में एक अपने आप में क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं क्यूब का एग्जांपल ले रहा हूं तो सारे फेस आप अपने आप में क्या है, स्क्वायर है। और उस स्क्वायर का सेंटर मान लीजिए, उस स्क्वायर का सेंटर मतलब कि वाल का सेंटर, वाल का सेंटर। तो वाल का सेंटर हर फेस पे आप लगाएंगे तो 6 प्लेस पे लगाना पड़ेगा। ये जो दोनों हैं वो उसी पोजीशन में आएंगे, क्यों, क्योंकि एक पीछे का वाल है और एक आगे का वाल है, तो दोनों के सेंटर में लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से। और ये 4 वाल है, ठीक है। तो ये अप, ये 4 डिफरेंट वाल्स, ठीक। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट, और ये क्या हो गया, ये फ्रंट और बैक व्यू है, ये फ्रंट और बैक व्यू है। तो कुल मिला के आप काउंट कर सकते हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई किए हैं 8 कॉर्नर के साथ साथ। हम इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल या FCC। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 कॉर्नर को तो ऑक्यूपाई करेंगे ही, उसके साथ साथ किसी 2 फेस के सेंटर पर, किसी 2 फेस के, और वो दोनों फेस क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। 6 फेस होते हैं, किसी 2 फेस को एक दूसरे के अपोजिट जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप ऊपर फेस पे लगाएंगे तो नीचे लगाना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट में लगाएंगे तो राइट में लगाना पड़ेगा, अगर आप फ्रंट लगाएंगे तो बैक लगाना पड़ेगा। किसी 2 फेस के सेंटर्ड को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं और हम उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड सेल, ECC। तो इस तरीके से ये 3 तरह का सेंटर्ड यूनिट सेल बना और एक तरह क्या बना, प्रिमिटिव। तो कुल मिला कितने बने, 4 तरह के सबसे सिंपलर क्यूब के एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यूनिट सेल दिखाया, 4 तरह का, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, PCC प्रिमिटिव या सिंपलर वन, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इस तरीके से ये 4 तरह के यूनिट सेल आपके सामने हैं, ठीक है। अब इन चारों तरह के जो यूनिट सेल हैं, इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। उसके अलावा आप अपने NCERT में देखें, NCERT में एक टेबल दिया जिसमें ब्रेविस लैटिस के बारे में बात की गई है, जिसमें ब्रेविस लैटिस के बारे में बात की गई है। तो ब्रेविस लैटिस के बारे में भी हम लोग टेबल बना के मैं आपको समझाऊंगा, बट इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए पूरा टेबल मुझे फिर से बनाना पड़ेगा और उसमें फिर से टाइम लगेगा। तो ब्रेविस लैटिस में समझाऊंगा कि वो क्या होता है, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर सकता हूं कि जो ब्रेविस लैटिस है, ठीक है, जो ब्रेविस लैटिस है वो कुल मिला के 14 तरह का, मतलब 14 तरह का होता है। अगर हम इसी यूनिट सेल में वेरिएशन लाएं, मैंने कौन सा बनाया है, मैंने बनाया है क्यूबिक, मैंने बनाया है क्यूबिक। आप देख पा रहे हैं ये चारों के चारों जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है। बॉडी सेंटर भी मैंने कैसे बनाया, क्यूब बनाया, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक, ये भी क्यूबिक। लेकिन कि क्यूबिक में आपको पता है सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर एंगल को वेरी किया जाए और अगर साइड को वेरी किया जाए
अगर एंगल और साइड को वेरी किया जाए तो कुल मिला के 7 तरह के यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। मैं नाम आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, नाम सुनिए। मैं ये नोट्स आपको दूंगा, नोट्स में आप देखेंगे अगर हम लोग एंगल और साइड में मतलब कि लेंथ में, एज में अगर हम वेरिएशन लाते हैं तो क्रिस्टल जो सिस्टम है वो कुल मिला के होता है 7 तरह का, और टोटल ये 14 तरह का होता है। मैं आपको नोट आप देख पाते, आप इसको देख सकते हैं टेबल में भी, एनसीईआरटी की टेबल में दिया है। मैं नाम पढ़ रहा हूँ। एक है क्यूबिक जो मैंने बनाया हुआ आपके सामने, एक होता है आर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लाइनिक, ट्राइक्लाइनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम इसको बोलते हैं, या 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट एज लेंथ, ठीक है, जिसमें कुछ में लेंथ जो है वेरी करेगा। जैसे क्यूब में सब बराबर है, 90 डिग्री है, अगर हम एंगल को वेरी करवा दें 90 से 120 कर दें, ठीक है, तो अगर हम एंगल को वेरी करवाते हैं तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो लैटिस हैं ये बदल करके फिर से 14 तरह के हो जाते हैं। हम इसे बोलते हैं टोटल ब्रेविस लैटिस, जो कि कितना होता है 14 टाइप का। आपको इसके स्ट्रक्चर लर्न रखने, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसके नंबर और नाम लर्न रखने होंगे। नाम, क्योंकि ये आपको काम करेगा आपके कंपटीशंस में कि कितने तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, और अगर किसी का नाम पे कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है, हम इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस सारे यूनिट सेल जो कि आपके सामने हैं, जिसको आपको स्टडी करना है आपके क्लास में, आपके सिलेबस में, आपको इस यूनिट सेल जो 4 आपके सामने है इसका पूरा डिटेल स्टडी करना है। मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहाँ पे ऑक्यूपाई हैं, हम उनका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उनकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल की डेंसिटी, इनके बीच का जो लेंथ है और रेडियस, मतलब इसका रेडियस और लेंथ के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग 1 बाय 1, ठीक है। अभी आप पहले ये चारों यूनिट सेल के बारे में सीखिए, देखिए, और अगले लेक्चर पे मैं इसके बारे में और बातें करूंगा। ओके, थैंक यू।